अच्छा, भारत और यूएई के दरमियान दिफा, तवानाई और सरमायाकारी के जो मुआहदे हुए हैं, हमने देखा कि जब भी जहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ किसी भी ममालिक के मामला ख़राब होते हैं, भारत वहाँ पर पहुँच जाता है मुआहदे करने। अब या तो सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले ही बैकडोर में इनके आपस में मामलात हों, उसकी वजह से ही पाकिस्तान के साथ वो मामलात ख़राब करते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ जब मामलात ख़राब होते हैं उसके बाद जो है इंडिया जो है ना वो वहाँ पहुँच जाता है कि अब इस मुल्क के साथ भी हम इत्तेहाद कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान को वैसे तो वो हरा नहीं सके, तो वो सोचते हैं कि मुल्कों के साथ गठजोड़ करके हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। ईरान के हवाले से हमें बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो तैयारी सामने आ रही है, खुदा ना खास्ता ये वाली बातें भी गर्दिश कर रही हैं, और आपकी जानिब से भी मैंने व्लॉग्स में देखा कि आपने कहा है कि हमला हो सकता है, और हमला अगर खुदा ना खास्ता अगर हमला हुआ तो बड़ा हमला किया जा सकता है। तो ईरान कितना तैयार है? देखिए, इंडिया की जहां तक बात करें, इंडिया एक आइसोलेशन का शिकार हो चुका है इस वक्त। इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए हैं एट द सेम टाइम यूएस के साथ और ईरान के साथ। जी हाँ। ये बड़ा मुश्किल होता है देखना कि दो मुल्क जो आपस में दुश्मन है, ईरान और अमेरिका, उन बिल्कुल। दोनों मुल्कों की दोस्ती बहुत अच्छी हुई है एक मुल्क के साथ। ये बहुत मुश्किल मिसाल है जो आपको मिलती है, और आई थिंक पाकिस्तान ने इसके अंदर बड़ा ब्रिलियंटली अपने लिए किरदार जो अदा किया। स्ट्रेटेजिक जो उन्होंने मनूवर्स किए हैं, डिप्लोमेटिक मनूवर्स किए हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने आगे डैमेज किया है इंडिया को। तो इंडिया एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, और किसी तरीके से इंडिया चाह रहा है कि वो दरवाजे जो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया को, वो दरवाजे कंप्लीटली बंद ना हो। इस चीज के चक्कर में वो जो है वो डील्स कर रहे हैं, और दुनिया का निजाम भी इसी चीज के ऊपर चलता है कि जहां फायदा नुकसान देखा जाता है वहां पे चीजें टर्न हो जाती हैं। तो जाहिर है इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि जब ईरान मामला निपट रहा है तो किसी तरीके से दोबारा एंट्री की जाए, लेकिन ये री एंट्री बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ईरान के और ज्यादा करीब जा रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है वो मुआहदे भी करेगा। ईरान को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इंडिया के साथ मुआहदे करे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान करीब आ रहा है ईरान के, और ये बात रिकग्नाइज कर रही है पूरी दुनिया कि इंडिया किस आइसोलेशन का शिकार है। बड़े हमले की जहां तक बात करें तो बड़े हमले की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखिए, यहाँ पे जो असेसमेंट्स हैं वो यही हैं कि इस हफ्ते के एंड तक, मतलब 2-3 दिन में हो सकता है कि एक नए ऑपरेशन का जो है वो आगाज हो जाए। इसका नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन स्लेज हैमर। हो सकता है एक नए ऑपरेशन के थ्रू ईरान के ऊपर अटैक्स किए जाएं। हो सकता है नेवी की नई जो है वो ऑपरेशंस किए जाएं, जहां पे हमें नजर आ रहा है कि यूके से एचएमएस ड्रैगन जो उनकी कश्ती है, और फ्रांस से चार्ल्स डिगॉल को जो उनका कैरियर है, जैसे इब्राहिम लिंकन कैरियर है वैसे चार्ल्स डिगॉल है, वो जो है वो कह रहे हैं कि डिफेंसिव मैनूवर करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। अब बात सारी ये है कि यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के पास, यूनाइटेड स्टेट्स हार बहुत मुश्किल है तस्लीम करना, जैसे कि मैंने पहले कहा, तो वो किसी तरीके से कोशिश करता रहेगा एंड वक्त तक, जब तक वो सरवाइव कर सकते हैं। और ट्रंप ने कह दिया है क्लियरली कि मुझे कोई फिक्र नहीं है इकोनॉमी की, मुझे कोई अच्छा। फिक्र नहीं है गैस प्राइसेस राइज होने की, मुझे कोई फिक्र नहीं है आवाम की। आप स्टेटमेंट्स उठा के देख सकती हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे कोई फिक्र नहीं है इकोनॉमी की। तो बात सारी ये है कि आवाम उनकी रुलती रहेगी, वो अटैक करते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे मैं जो होता हुआ नजर आ रहा देख रहा हूं वो यही देख रहा हूं कि आवाम अमेरिका की अपनी जो है वो खड़ी हो जाएगी। इसराइल के अंदर ऑलरेडी एक मसला चल रहा है, उनके जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव हेरादी पार्टीज हैं, वो पार्टीज जो है वो अलहदगी की बात कर रही है, और नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो कोलैप्स के खदशे में है दोबारा। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि ईरान के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला, अमेरिका और इसराइल के अंदर बहरहाल बहुत कुछ हो सकता है, वहां पे रिजीम चेंज हो सकती है जो यहाँ पे ख्वाहिश थी करने की। तो आई थिंक बड़ा हमला एक्सपेक्टेड है, और बड़ा हमले के लिए रेडीनेस भी यहाँ पे ईरान ने की हुई है। इनकी जो अभी तो कहा है इन्होंने कि ये सरप्राइज देंगे, यूनाइटेड स्टेट्स को सरप्राइज देंगे। पहले भी आपने सरप्राइजेस देखे, सरप्राइजेस ये देखे कि ईरान जो समझा जाता था कि कुछ नहीं कर सकता, उसने पूरे खित्ते की जंग होगी पहले से बोल दिया था। ईरान पहले से बोल के जो है वो काम करता है। पहले से बोल दिया था कि खित्ते की जंग होगी, नहीं करें, सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हम अटैक करेंगे उन मुल्कों के बेसिस में जो सपोर्ट करेंगे। ओमान, अजरबैजान, तुर्की को छोड़ के जितने भी ममालिक ने जो सपोर्ट कर रहे थे, उन सब के ऊपर अटैक्स आपने देखे कि बेसिस के ऊपर हुए। अभी भी ईरान ने बोल दिया है कि अगर हमला होता है तो हम अटैक करेंगे, और नई मिसाइल्स ईरान यूज कर सकता है। पहले जो मिसाइल्स यूज हुई वो तो पुराना स्टॉक पाइल था, 10 साल 15 साल पुराना स्टॉक पाइल था। नई मिसाइल्स तो ईरान अब निकालेगा जो उसने पहले नहीं निकाली। तो अब कैपेसिटी भी वो लोग रिकग्नाइज करें। वो लोग क्या रिकग्नाइज करें, मैं अगर आपको यहां से बैठ के बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 70% का है, मैं अगर आपको यहां से बैठ के बताऊं तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, अच्छा। कम नहीं हुई, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। यस। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें, और अब्बास अरागची साहब ने भी कहा कि 120% है, एक स्टेटमेंट उन्होंने पोस्ट किया कि 120% है कैपेसिटी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो मिसाइलें इन्होंने दबा दी थी जमीन के अंदर, जो टनल्स के अंदर इन्होंने रखी थी और टनल्स को बंद कर दिया था, उस मिसाइल की कैपेसिटी को काउंट नहीं किया जा रहा था ऑपरेशनल कॉम्बैट रेडीनेस में।
अब जंग के बाद वो मिसाइलों के दरवाजे, जो टनल के दरवाजे हैं, वो दोबारा खोले गए हैं, उनके अंदर से मिसाइलें निकाली गई हैं। तो कैपेसिटी जो अवेलेबल थी, वो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है बनिस्बत पहले के। और यूएस का ऑन दी अदर हैंड इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपको नजर आ चुका है सारी मूवमेंट से, और वो कोशिश भी कर रहे हैं किसी तरीके से बढ़ाने की। तो बहुत बुरी, अगर दूसरा राउंड होता है तो नेक्स्ट राउंड बहुत बुरा होगा। यूएई में जो लोग, खास तौर पे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, यूएई को प्लीज, मैं कहूंगा कि अगले हमले की एक्सपेक्टेशन के अंदर आप ये नहीं सोचें कि दुबई जो है वो काम रहेगा। यूएई की सिचुएशन कभी भी सेम नहीं रहेगी, परमानेंटली चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो ईस्ट इजराइल के तौर पे जो है वो खत्ते के अंदर सामने आ गए हैं। इनको जो है वो नहीं बख्शा जाएगा मेरी नजर में, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो है वो जंग कर रहे हैं। बाकी ममालिक कोई अगर सपोर्ट करता है तो उनके ऊपर भी अटैक होगा, लेकिन यूएई, बहरीन और कुवैत मैं समझता हूँ कि रेडिली टारगेट की लिस्ट के ऊपर है, और इनके ऊपर आप नजर आ रहा है कि जाले भी वो लगाना शुरू हो गए हैं कि ऑयल तंसीबात को नुकसान ना पहुंचे, जो कि आई थिंक काफी नहीं है। आप नुकसान होता हुआ देखेंगी, और ये सिचुएशन जो है वो बढ़ेगी अगर दूसरा हमला होता है तो। अल्लाह करे कि रीजन प्रिवेल करे और ये मान जाए किसी तरीके से, ट्रंप बोल दे कि जी मैंने फैसला कर लिया है और बड़ा अच्छा हमारी बातचीत हो गई है और ईरान ने मान लिया है, या कोई ऐसा ढोंग रचा ऑपरेशन दिखा दें कि वहां पे वो बोल दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम ईरान गए थे कल रात को हम ईरान गए और ईरान जाके हमने जो है वो निकाला न्यूक्लियर मवाद, हम लेके आ गए, ये भी बोल दें। क्योंकि पहले भी वो बोल चुके हैं। पायलट कहाँ है अभी तक, सवाल आप जरा सवाल पूछे, ये पायलट कहाँ है? जो 2 पायलट रेस्क्यू किए थे वो नजर नहीं आ रहे कहीं बस पे, ये बड़ा अहम उनकी सवाल है। क्वालिफिकेशन कोई नजर नहीं आ रही। तो तो कर दें जी, कोई कर दें, एक और सिंबॉलिक हमला कर दें, उसके अंदर अच्छा है इनके लिए, जरा एक फेस सेविंग मिल जाएगी और ये मामला खत्म हो जाएगा। और वैसे भी ट्रम्प की बातों पे अब कोई बिलीव कर नहीं रहा। जितने भी अहले अक्ल लोग हैं उनको पता है कि ट्रम्प जो है वो कभी यहाँ की बात करते हैं, कभी वहाँ की बात करते हैं। बहुत बड़े फ्लिपर पाए गए हैं इस सारी जंग के दौरान। शायद उनको ईरान के बारे में किसी ने गलत बताया था कि ईरान हम 4 दिनों में ही सारा तबाह कर देंगे, रजीम चेंज कर देंगे मामला। इनको पता था ये जान के भी, अल्लाह ताला ये जान के भी बेवकूफ़ी करते हैं। हिटलर ने जब रशिया के ऊपर हमला किया था तो उसने स्टडी की थी, जो अच्छा। नेपोलियन की इन्वेजन थी 1800s में रशिया के अंदर, उसने स्टडी की थी कि नहीं जीत सकते, फिर भी उसने हमला किया, बेवकूफ़ी की। ऐसी बेवकूफ़ियां करते हैं ममालिक, तो ये तारीख इनको में पता नाम था लिखने पहले के से। लिए बस, ठीक है। हारे हुए लोगों में उनका नाम ज़रूर आएगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि ज़ाहिर है दुबई को तो नहीं छोड़ा जाएगा, यूएई को। और हमने देखा कि दुबई के मामला भी जो हैं वो दीगर ममालिक के साथ, जो शारजा है, अबू धाबी है, उसके साथ भी इख्तलाफात सामने आ रहे थे। कि शारजा के वाले से कहा जा रहा था कि वो कह रहा था कि मैं अपने आप को जो है ना इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर कर दूंगा, क्योंकि दुबई अब तो फिर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दुबई के पास तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म था। टूरिज़्म के ऊपर दुबई जो है वो चल रहा था। जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो होटल्स थे, वो टूरिज़्म पर चल रहे थे। और ये जो ईरान के साथ मामलात हुए हैं उसके बाद तो वैसे ही मामला ठप हो गया। अगर शारजा वाकई इनसे अलग हो जाता है तो फिर वैसे ही जंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुबई वैसे ही अपनी मुश्किलात में खुद ही घेरा जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि वो इज़राइल का जो है वो दूसरी सपोर्टिव कंट्री के तौर पर सामने है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब सवाल ये है कि बाकी सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली हैं कि चाइना की जानिब से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई इस दौरे के हवाले से। चाइना क्या बात करता है, आने वाले मामलात क्या होते हैं, ईरान इस सारी चीज़ों को कैसे लेता है, इस पर भी मज़ीद अपडेट्स देंगे। बहुत शुक्रिया।